देखो अपने को पता है कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने बोला था दो या दो से ज्यादा एटम को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। क्या कहा था डाल्टन ने कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन कैसे बनाना है उसको कंबाइन करके, है ना, वो कभी सिखाया ही नहीं जॉन डाल्टन ने। इसलिए उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, क्योंकि डाल्टन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, है ना। तो अगला अपने पास क्या हेडिंग है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। अब इसमें क्या है, कौन कौन से लॉ है देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ है अपने पास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम का मतलब होता है, या इसको और बोल सकते हैं गे-लुब्सैक लॉ, है। फिफ्थ होता है अपने पास एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये है मेन जिसमें से हम अभी स्टार्ट करेंगे। पहला इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अभी क्या है, अब दिया किसने था, ये लाइवाइजर ने दिया था। किसने दिया था, लेवाइजर, है ना। लेवाइजर के अकॉर्डिंग क्या है लिख लेते हैं, mass can neither be created nor be destroyed है ना। तो ये आपको पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इन एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, बट कैन बी कन्वर्टेड into one form to another। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो आप, मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता है ये बात, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके पास बहुत कम लोगों को ये चीज नॉलेज है कि इसमें हम लेते जरूर हैं कि अगर फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, तो लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। इसमें हमने क्या नहीं लिया,
not taking न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। अब है क्या इसमें नेक्स्ट, अब देखो क्या है इसमें, यहाँ पे अपने पास लिख देता मैं, इफ रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली converted into product, है ना। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, लेट्स एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो आपके पास सी है कार्बन, है ना, प्लस O2 है आपके पास, है ना, ये आपको प्रोडक्ट देगा, क्या दे देगा आपको, ये CO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन का वेट क्या होता है, 12 ग्राम, है ना, ऑक्सीजन का वेट होता है 32 ग्राम, तो फाइनली इसका वेट क्या होना चाहिए, 44 ग्राम। तो इसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा, है ना। तो यहाँ पे क्या आपके पास, आप बोल सकते हो कि सर मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन कब, कंप्लीट जब कंप्लीट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तब की बात है ये, है ना। तब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, ये है पहला, है ना, आपको दिख रहा है कि जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास है ना। इस दोनों का क्या है, आप देख सकते हैं इन दोनों का मिला के, इन दोनों का भी क्या है आपके पास मास, इन दोनों का भी क्या है 44 ग्राम, इन दोनों का क्या है 44 ग्राम है टोटल, इन दोनों का, तो उधर का भी 44 ग्राम, तो इसका भी क्या है 44, इसका भी क्या है 44 ग्राम, ये भी क्या है 44 ग्राम, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास है N2 प्लस 3H2, ये आपको प्रोडक्ट बना के देता है 2NH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपके पास 28 ग्राम, है ना, ये क्या है आपके पास 6 ग्राम, इन दोनों को ऐड करोगे अगर आप, तो ये दोनों ऐड करके आएगा आपके पास, देख लेते हैं ये वाला फाइनल वाला देख लो, तो जो फाइनल वाला आपके पास आएगा वो आएगा 34 ग्राम, तो इसको ऐड करके देखो कितना हो रहा है 34 ग्राम, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना, ये क्लियर है आपको। ऐसे आप एक और ले सकते हो, सी मान लो आपने ले लिया, आपने बोला सर CaCO3 है मेरे पास, अगर इसको मैंने हीट किया तो ये कंप्लीटली मान लो कन्वर्ट हो गया CaO प्लस O2 में, तो आप इसका अगर काउंट करोगे इसका मास, तो इसका मास होता है 100 ग्राम, इसका कितना है 56, नहीं सॉरी 40, और ये 16 15, अच्छा सॉरी CaCO3 इज, रुक जाओ मैं कितना है इसका, रुक जाओ इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में,
अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे के पूछूं, मान लो कि ये लेट्स मेरे पास है 50 ग्राम है ये, ठीक है, ये कितना है 50 ग्राम, और ये है मेरे पास 28 ग्राम, तो ये कितना होगा? आपको ये ऑलरेडी पता है कि सर, अपने को पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, पता है अपने को 50 इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स मान लोगे, इसको अगर एक्स मान लोगे अपने को जो नहीं पता, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22 ग्राम, क्योंकि अपने पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये करके दिखा दिया है ना, सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको यही याद रखना है ना, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या है ना, इसको रियल में कैसे देखना है वो भी बता देते हैं आपको। देखो, आपके पास क्या क्वेश्चन दिया है उसने कि बेटा अपने पास क्या है, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू है कि अपने पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होता है CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। अब इसने बोला आपके पास यहाँ पे इसका अमाउंट कुछ भी था, है ना, इसके अमाउंट क्या था, 100 ग्राम था, यहाँ पे इसका अमाउंट कितना था, 100 ग्राम था, ठीक है, इसका अमाउंट कितना था, 100 ग्राम था, लेकिन ये था स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे 100 ग्राम था, लेकिन t इक्वल टू 10 मिनट्स पे ये बचा 50 ग्राम, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये और ये कितने होंगे, इनका वेट बताओ। बता सकते हो? देखो, तो अपने पास क्या 100 ग्राम था और 50 ग्राम बचा है, मतलब आधा कन्वर्ट हुआ है, तो अगर ये कितना होता है, 100 ग्राम होता है स्टैंडर्ड, तो 100 ग्राम का ये कितना बनता था, 56 ग्राम बनता था, कितना बनता था ये, 56 ग्राम बनता था, तो अगर आधा कन्वर्ट हुआ है तो आधा बनेगा कितना, 28 ग्राम बनेगा, कितना बनेगा, 28 ग्राम बनेगा, है ना, ये 56 ग्राम बनता था, 28 ग्राम बनेगा, और ये 22 ग्राम बनेगा, हाफ जितना बनना था उसका, है ना। सबको क्लियर है ये? अब देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट है अपने पास सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, ठीक है। अब है क्या इसमें, ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है, PROU प्राउस्ट, ठीक है, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाई वेट remain same no matter
what is the source of compound or method of preparation. अब देखो इसका कहना क्या है कि जो कोई भी कंपाउंड है, जो अपना मॉलिक्यूल बना है, उसके जो कंपोनेंट है उनका वेट का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है ना, सेम रहता है। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मॉलिक्यूल आया कहाँ से है ना, या किस तरीके से बनाया गया है, हमें कोई मतलब नहीं है। उसका जो कंपोनेंट का वेट का रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब कैसे, ये देख लेते हैं, है ना। अब देखो अपने पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो वाटर है, H2। अब वाटर क्या है आपके पास, देख लेते हैं। मान लो आपका H है, रेशियो O। बाई वेट देखोगे, इसको देखोगे तो, है ना, तो बाई वेट देखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2:16 एटॉमिक वेट, है ना। इसको अगर डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट तो हमेशा क्या आएगा, आप ले सकते हो ऐसे भी, सिर्फ 1:8, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें क्या आपके पास, ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है। सेकेंड मान लो आपके पास है रेन वाटर, हमने सोर्स चेंज कर दिया, रेन वाटर, ये डिफरेंट सोर्स है। यहाँ पे भी H और O का रेशियो होगा, वो क्या होगा, 2:16 ही होगा, है ना। आपने बोला थर्ड सर, अगर मैंने मान लो सी वाटर ले लिया तो, मैंने बोला बेटा सी वाटर ले लोगे तो भी 2:16 ही आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। आपने बोला सर अगर मान लो चौथा नल का पानी ले लिया, टैप वाटर, तो क्या कुछ मॉलिक्यूल में डिफरेंस आएगा, मैंने कहा नहीं बेटा, स्टिल 2:16 आएगा, क्या आएगा, 2:16 आएगा। कुछ भी कर लो सेम ही आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बोला सर इसके अलावा कोई और एग्जांपल है अपने पास, मैंने कहा बिल्कुल है। तो एग्जांपल 2 देख लेते हैं। आपको मान लो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, आपने क्या किया, C+O2 कंबाइन किया, तो आपको क्या मिला, CO2 मिला, CO2। अब अगर यहाँ ध्यान दो, कार्बन का कितना वेट होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना है, 32, दो ऑक्सीजन है ना, तो इनका रेशियो कितना बचा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। ये क्या हो गया, अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, रेशियो 8, 3:8 है। अगर मान लो आपके पास ऐसे एक और है, मान लो मैंने क्या किया, CO2 दूसरे जगह से निकाला, ये तो बनाया मैंने, प्रिपरेशन की है। मान लो क्या हुआ, CaCO3 था मेरे पास, इसको अगर आपने हीट किया तो हीट करने के बाद क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CaO प्लस CO2। अच्छा, यहाँ से दूसरे तरीके से प्रिपेयर किया हमने CO2, लेकिन यहाँ इसका रेशियो अभी भी क्या रहेगा, 12:32, तो क्या आएगा आपके पास, 3:8, अभी भी सेम आएगा ये, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, या ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या है आपके पास, डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। सबको क्लियर है, कोई भी सोर्स हो या कोई भी प्रिपरेशन मेथड हो, है ना, जो उसका वेट है कंपोनेंट का वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, है ना। सबको क्लियर है होपफुली, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला, है ना। वो कोई भी अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो कहीं से भी बने, उस टाइप का मॉलिक्यूल, उसका हमेशा प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कहीं से भी बने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास क्या है। अब देखो
अपने पास क्या है अगला? थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, है ना? अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है? पहली चीज क्या याद रखना है आपको, इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को पता होता है, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। पहली चीज आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं होता है ना? अब इसमें है क्या लॉ कि सिंपल है, आपको लैंग्वेज का तो इशू नहीं है और लैंग्वेज वाला उतना पूछा भी नहीं जाता। एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है इसने कि यार जो आपके पास प्रपोर्शन है वो दो, अगर कंपोनेंट आप कंबाइन करोगे तो डिफरेंट प्रपोर्शन में वो ऐड हो सकते हैं ना। दो आप कंपोनेंट कंबाइन करोगे तो डिफरेंट प्रपोर्शन में ऐड हो सकते हैं। आपने बोला सर कैसे? मतलब बेटा आप मान लो कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है मान लो, है ना? आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो आपने क्या बोला, सर मेरे पास है H2 पहला है मेरे पास ए, तो सर H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन किया मैंने अगर, तो मेरे पास बना H2, ठीक है? ऐसे ही मैंने क्या किया, P H2 कंबाइन किया और प्लस O2 कंबाइन किया 1 मोल पूरा, तो ये मेरे पास बना H2O2, है ना? ऐसा कुछ मान लो आप, ठीक है? अब आप ध्यान दोगे अगर कि सर अपने पास है क्या यहाँ पे, ये क्या है, हाइड्रोजन 2:16, ठीक है? इसका रेशियो क्या है, 2:30, ठीक है? अब है क्या आपके पास, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो एक इसका सिंपल होल नंबर आएगा, इनका रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर आएगा। इंपॉर्टेंट ये है जो आपको याद रखना है, इनके रेशियो क्या आते हैं, रेशियो विल बी अ सिंपल होल नंबर, एक सिंपल होल नंबर आएगा रेशियो। अब डिवाइड करोगे इसको, 2:16 डिवाइड बाई 2:32, है ना? तो 2 से 2 कटा तो ये क्या आया, 1 1। इसके अलावा क्या है आपके पास कि अगर 16 2 ज़ा 32, तो इसका आएगा 1:2, ठीक है? ऐसे एक और करके देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 2, आपने बोला सर मान लो CO2 करके देखेंगे, तो मैं बोला कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप कंबाइन करोगे बेटा तो क्या बन सकता है अपने पास, या तो CO बनेगा या तो CO2 बनेगा, है ना? यही बनेगा। तो इसका अगर CO बना तो ये क्या हो जाएगा, 12:16। अगर ये CO2 बनेगा तो ये क्या आ जाएगा, 12:32 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे कि अगर अपन लोग करेंगे रेशियो यहाँ पे लेने का, है ना, ये 12 रेशियो और ये वाला ऐसा आ गया, है ना? तो अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ आपके लिए। ये 12:12 तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा 1। अगर आप नीचे वाले को देखोगे 16:32 लोगे तो इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपके पास 2। तो ये क्या आ जा रहा है, 1:2 आ रहा है फाइनली। यहाँ पे क्या आ रहा है फाइनली, ये 1:2 क्या आ रहा है आपके पास, 1:2, है ना? ये कुछ ऐसा है। अगर आप करना भी चाहोगे सर अपने को कैसे सॉल्व करेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा कंफ्यूजन कुछ नहीं बेटा, आप ऐसे ले लो इसे 12:16, है ना? या ऐसे रुक जाओ 1 सेकेंड, थोड़ा और इजी करते हैं आपको दिखने के लिए। आपने बोला मान लो सर ऐसा है मेरे पास 12:16 डिवाइडेड बाय 16:32, है ना?
आपको पता जो डिवाइड में होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12/16 इंटू, सॉरी ये क्या था, ये तो 12 है ना, 12 है ना, ये क्या कर सकते हो आप 32/12, 12 से 12 कटा है ना, नहीं वैसा नहीं होगा, सॉरी सॉरी वैसा नहीं होगा, एलसीएम वाले फॉर्म में ही करना पड़ेगा अपने को, ऐसे नहीं, आपको इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते है ना। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1:2 आ जाएगा फाइनली, है ना, जो इसमें है आपके पास। इसका जो लॉन्गेस्ट ले सकते हैं हम लोग, मैं आपको लॉन्गेस्ट दिखा देता हूँ, जो इसका लॉन्गेस्ट पॉसिबल है। अब देखो ध्यान से देखना आप पहले, है ना, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, मान लो आपने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया, तो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले आपके पास बनेगा N2O, है ना, या आपके पास बनेगा NO बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा N2O3, आपके पास बन जाएगा N2O4, और आपके पास बन जाएगा N2O5 बन जाएगा। अब आप इसका अगर लिखने जाओगे तो ये क्या होंगे, तो ये क्या आपके पास 28 नाइट्रोजन 28 होगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है तो 16, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, अगर नाइट्रोजन है तो ये रियल में बनता क्या है, 2NO बन जाता है, इसको N2O2 बोल देते हैं रियल में, ये यहाँ N2O2 होता है, 2NO हो जाता है, तो इसको क्या करते हो आप, इसको ऐसा कर दो 28/30, है ना, N2O2 बनता है ये प्रॉपर, है ना। अगला वाला क्या है N2O3, तो ये क्या हो गया 28 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास 48, है ना, ये क्या है 28 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास 64, ये क्या हो गया 28 डिवाइडेड बाय कितना, ये 80, है ना। तो आपको पता है इसको कैंसिल करोगे आप, तो ये क्या होगा 1 1 1 1 1 हो गया। लेकिन अगर आप यही ध्यान दो इधर, इनका रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या आ रहा है इनका रेशियो 1 2 3 4 और 5, इनका कंपोनेंट का रेशियो, कंपोनेंट का रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर, है ना। तो आप ये बोल सकते हो दिस वन इज 1:2:3:4:5, जब भी आपको सॉल्व करना है इसी फॉर्म में करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, है ना, बिल्कुल डाउट नहीं आएगा इसको आप अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो होपफुली सबको क्लियर है ना, इसी टाइप से सॉल्व कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा, जानबूझ के मैंने रिप्रेजेंट ऐसे किया है ताकि आपको मैथमेटिकली इशू ना है बिल्कुल सॉल्व करने में, ठीक है। आप नीचे वाला ही ले सकते हो, इससे पहले वाले में भी देखो सेम ही चीज़ है अपने पास, है ना, ये 1:2 ले लिया नीचे का, इसका भी अगर आप वैसे ही करना चाहो, है ना, तो हाइड्रोजन वाले का भी हो जाएगा, आपने बोला सर H है, O है, यहाँ क्या है H2O, और यहाँ क्या है H2O2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपने क्या बोला था सर 2:16, इसमें क्या आपके पास 2:32, ये तो 1 हो गया, ये क्या बचा 1:, के साथ 2 हो गया, है ना, तो 1:2 आपको दिख रहा है साफ, है ना, क्या हो गया ये 1:2, ठीक है, सेम ही चीज़ है, आ गई आपके पास फाइनली, है ना। होपफुली आपको ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि इनमें से कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला ऑप्शन है, डायरेक्ट आपको बताना है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला कौन सा फॉलो करेगा। पहले कॉम्बिनेशन है आपके पास H2SO4 एंड H2S, दूसरा कॉम्बिनेशन है आपके पास CCl4 एंड CH4, तीसरा कॉम्बिनेशन है आपके पास H2O
एंड H2O। चौथा कॉम्बिनेशन है आपके पास N2O एंड NO। बताओ कौन सा फॉलो करेगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो पहली चीज क्या देखना है आपको, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कैंसिल। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है, कैंसिल। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आइडेंटिकल है। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है। इसके दो हैं, इसका एक है, इसका एक है और इसका यहाँ एक है, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, जो किसमें आएंगे मल्टीपल प्रपोर्शन। जब आपके पास क्या हो, दो एलिमेंट हो, दो कंपोनेंट हो किसी में, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हो, सॉरी एटम्स हो, वो वेरी कर रहे हो, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो सर ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में आते हैं, ये मुझ में आते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आते हैं। अब देखो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगला आपके पास डज नॉट फॉलो मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो आपके पास है, पहला है SnCl2 और SnCl4। दूसरा है आपके पास PbO एंड PbO2। तीसरा है आपके पास FeCl2 और FeCl3। चौथा है आपके पास HCl एंड NaCl है आपके पास, है ना। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहा। सबसे पहले ऑब्वियस चीज है आपके सामने दिख रहा है आपको, है ना, कि सर इसमें SN भी, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, तो अपने को दिख रहा है ना। इसमें क्या, इसमें भी Pb है, इसमें भी Pb है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी Fe है, इसमें भी Fe है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, जो इनका वेरी कर रहा है हर एक का। इसमें 2 है ये, इसमें ये 4 है, तो रेशियो आ जाएगा, है ना। इसमें यहाँ 1 है, इसमें यहाँ 2 है, ये रेशियो आ जाएगा। इसमें 2 है, इसमें ये 3 है ना। एक फिक्स रहता है जनरली और दूसरा वेरी करता है, याद रखना। ये 1 है, ये 1 है, ये फिक्स है, ये 1 है, ये 1 है, ये फिक्स है, ये 1 है और ये 1 है, ये फिक्स है। जनरली फिक्स रहते हैं। आप लास्ट टाइम वाला भी देख लो, नाइट्रोजन वाला पूरा फिक्स था, सिर्फ ऑक्सीजन वाली वेरी कर रहा है। इसमें क्या है, अगले लास्ट वाले में ये Cl सेम है, लेकिन ये डिफरेंट हो गया, तो ये तो वैसे ही एग्जिस्ट करता ही करेगा ही नहीं, है ना, कहीं पे रिलेशन में मल्टीपल में। ठीक है, गलत होने की बात तो दूर की है। ठीक है, अब क्या है आपके पास, लास्ट लॉ है हमारे पास, लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, है ना, लॉ ऑफ गैसेस। चलो आज के लिए इतना ही है ना, रिमेनिंग लॉ ऑफ गैसेस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।